Welcome students. Today we will discuss the cyclic polyene complexes. Cyclic polyene complexes में mainly हम introduction देखेंगे इनका and then we will discuss the metallocene. Cyclic polyene complexes वो complex होते हैं जिनका cyclic polyene ligand bond बनाता है with the metal atoms. So what are the cyclic polyene ligands? Cyclic polyene ligand जो होते हैं वो cyclobutadiene से cyclotetraene को कवर करते हैं और वो लिगेंड जिनमें साइक्लिक प्लेनर रिंग होती है और डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, वो सारे लिगेंड साइक्लिक पोलिन लिगेंड्स होते हैं. जो ये लिगेंड्स हैं दे आर बॉन्डेड टू द मेटल एटम बाय द डोनेशन ऑफ देयर पाई इलेक्ट्रॉन टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम and by the back donation of electron from the metal atom to their pi anti-bonding orbital. आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन काउंट करने के दो मेथड्स हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में. तो वहाँ पे दो मेथड्स में एक होता है कोवेलेंट मेथड और एक होता है आयोनिक मेथड. अगर हम इन लिगेंड्स के बारे में बात करें जैसे कि साइक्लोब्यूटाडाइनाइल है अपना साइक्लिक पॉलीइन जो लिगेंड्स है उनमें. दूसरा है अपना साइक्लोपेंटाडाइनाइल, बेंजीन, साइक्लोहेप्टेट्राइनाइल, ठीक है, या साइक्लोओक्टाटेट्राइनाइल्स. तो अगर कोवेलेंट मेथड के बारे में बात करते हैं तो दिस इज 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, ओके. और अगर आयोनिक मेथड के बारे में बात करते हैं दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन डोनर. साइक्लोपेंटाडाइनाइल इज आल्सो in covalent method is 5 electron donor and in ionic method this is again 6 electron donor. Same as benzene in the both the cases is 6 electron donor. cycloheptatrienol जो है आपका वो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है. ऑक्टाटेट्राइनाइल जो है वो आपका 10 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है, ठीक है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दीज लिगेंड्स बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल के साथ कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है लिगेंड. सो टुडे वी विल डिस्कस द CP बेस्ड मेनली कॉम्प्लेक्सेस. साइक्लोपेंटाडाइनाइल बेस्ड जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे. सो उससे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं जिनमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिंग क्लासीफाई किया गया है. कुछ क्लासिफिकेशंस हैं यहाँ पे जिसमें साइक्लिक पॉलीन लिगेंड के बेसिस पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को क्लासीफाई किया गया है. जिसमें आता है सबसे पहला आपका सैंडविच कंपाउंड और जिसको हम कहते हैं मेटलोसिन, ठीक है. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑन बेसिस ऑफ साइक्लिक पॉलीन लिगेंड्स वो किस तरह से कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे. फर्स्ट वन इज सैंडविच कंपाउंड्स और मेटलोसिन. सेकंड इज द बेंट सैंडविच compounds and third one is the half sandwiched compound, ठीक है. one by one we will see about these. so अगर आपका कोई मेटल एटम है वो लाई कर रहा है in the complex between the two planar polyhepto rings. if your metal atom lie between two planar polyhepto rings means आपका जो रिंग है ये सारे प्लेनर्स हैं, ठीक है, when they are present in their anionic form और बेंजीन इन देयर न्यूट्रल फॉर्म. दीज आर एरोमेटिक और प्लेनर है इन नेचर में. और जब कोई मेटल एटम ऐसे दो रिंग के बीच में ट्रैप्ड होता है, स्टक्ड आउट होता है, उस टाइप को कंपाउंड को हम कहते हैं सैंडविच कंपाउंड. ये रिंग कोई भी हो सकता है. इफ द रिंग बोथ द रिंग आर सेम नेचर, जैसे बोथ द रिंग्स आर साइक्लोपेंटाडाइनाइल या बोथ द रिंग आर ऑफ साइक्लोब्यूटाडाइनाइल, तो उस केस में हम इनको कहते हैं होमोलैप्टिक ऑर्गेनोमेटेलिक सैंडविच कंपाउंड्स, ठीक है, ये मेटलोसिन. इफ द रिंग इज डिफरेंट, सपोज यू कैन सी here one ring is CP and other is the cyclobutadiene, so these are the heteroleptic sandwich compounds, ठीक है. these are the structure of various sandwich compounds where you can see the metal atom is present in the middle layer and the upper layer carrying a ring that is polyhepto ring and another down layer also carrying the ring. okay, next is the सम ऑफ द जो साइक्लिक पोलिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं कि उनमें सारे जो आपका साइक्लिक पोलिन लिगेंड है उसके सारे कार्बन एटम जो है मेटल एटम से बॉन्डेड नहीं होता. इन दिस केस पर्टिकुलर ऑल द केसेस वी आर सीइंग दैट दीज आर द लिगेंड सपोज. और ये लिगेंड के दिस लिगेंड कैरिंग 5 कार्बन और पाँचों के पाँचों कार्बन जो है मेटल से अटैच्ड है, मेटल से बॉन्डेड है.
सम ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं जिसमें क्या होता है कि सारे के सारे एटम्स ऑफ द लिगेंड, साइक्लिक पॉलीन लिगेंड्स आर नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल एटम। जिसमें आपको ये एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा आपका, यहाँ पे आपको 3 साइक्लोपेंटाडाइनाइल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें से क्या है, एक आपका ऐसा रिंग है जो सिर्फ अपने एक कार्बन से मेटल के साथ अटैच्ड है, और 2 ऐसे रिंग है जो आपके जो है मेटल एटम के साथ अपने पांचों कार्बन से कनेक्टेड है। जो पांचों कार्बन से कनेक्टेड है उनका हेप्टासिटी ईटा 5 है और वो प्लेनर है इन नेचर में, और जो सिंगल कार्बन से अटैच्ड है वो नॉन प्लेनर है जिसका हेप्टासिटी ईटा 1 है। Next, we will discuss the second type of classification, half sandwich compound. So in this category of compound में क्या होता है कि आपका एक cyclic polyene ligand होगा, और जो आपका कंप्लीट सैंडविच कंपाउंड थे उसमें से जो आपका 2 रिंग प्रेजेंट होती थी उसमें एक रिंग एज इट इज़ रहेगा, और दूसरे रिंग के प्लेस पे यहाँ पे जो है आपका अदर लिगेंड्स विल प्रेजेंट। वो अदर लिगेंड में आपका कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, ट्राइफेनाइल, फोस्फिन, कोई भी हेलोजन प्रेजेंट हो सकता है। मीन्स इन कंपाउंड्स में क्या होगा, बीच में आपका मेटल एटम होगा, अपर लेयर में या डाउन लेयर में किसी एक लेयर में आपका साइक्लिक पॉलीइन लिगेंड का रिंग प्रेजेंट होगा, और दूसरे साइड में यहाँ पे आपका कोई भी अदर देन साइक्लिक पॉलीइन लिगेंड प्रेजेंट होगा। So here are the example of half sandwich compounds. You can see this is your metal, this is your CP ring, and all these are the other ligand than the cyclic polyene ligands. ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वेनेडियम के साथ जो अदर लिगेंड्स लगे हैं वो 4 कार्बोनिल्स लगे हैं, रिंग सेम है। इस कॉम्प्लेक्स में मैग्नीज के साथ सेम CP रिंग लगा है एक, लेकिन जो कार्बोनिल का नंबर है वो 3 है। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो क्रोमियम के साथ में जो रिंग है वो चेंज हो गया है, और साथ में कार्बोनिल का नंबर 3 है। यहाँ पे नंबर ऑफ अदर लिगेंड जो भी होगा अदर देन द रिंग, उसका नंबर कितना होगा, इट विल डिपेंड ऑन द 18 इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ दैट फॉर दैट कॉम्प्लेक्स। उस कॉम्प्लेक्स को अपने 18 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए जनरली कितने अदर लिगेंड चाहिए होंगे अदर देन द रिंग, ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। इसके अलावा जो सब्सटीट्यूटेड CP रिंग्स होती हैं वो भी इस तरह के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज नॉट अ नॉर्मल CP रिंग। यहाँ पे ये पार्ट जो है ये आपका CP रिंग है, और ये जो इसके साथ जो अदर 6 कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं वो इसको क्या करा रहे हैं, सब्सटीट्यूटेड CP में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस ऑल्सो अ CP, लेकिन इसके साथ जब ये अटैच हो जाती है तो वन ऑफ द रिंग इज सब्सटीट्यूटेड CP। तो ये भी क्या करती हैं, एक रिंग का काम करेंगी, और ये कंप्लीट एक रिंग हो गया आपका, और इसके साथ में मेटल होगा, और अदर देन दिस रिंग कोई भी लिगेंड प्रेजेंट होगा, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ हाफ सैंडविच कंपाउंड्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है जो क्लासिफिकेशन आती है दैट इज बैंड सैंडविच कंपाउंड्स। जो बैंड सैंडविच कंपाउंड्स होते हैं इसमें क्या होता है कि 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल्स लिगेंड्स होती हैं, और उनके अलावा कोई एडिशनल लिगेंड वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन सैंडविच एंड बैंड सैंडविच। सैंडविच में सिर्फ 2 रिंग प्रेजेंट होती थी और मेटल एटम प्रेजेंट होता था। इन बैंड सैंडविच 2 रिंग भी प्रेजेंट होगा, अलॉन्ग विद 2 रिंग्स कोई अदर लिगेंड भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है। एंड इन हाफ सैंडविच ओनली 1 रिंग विल प्रेजेंट एंड अदर लिगेंड विल प्रेजेंट द मेटल एटम। ठीक है। वी विल टॉक अबाउट द वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंड सैंडविच कंपाउंड। बैंड सैंडविच में 2 रिंग्स विल प्रेजेंट अलॉन्ग विद द मेटल एटम एंड अदर लिगेंड विल आल्सो प्रेजेंट। नंबर ऑफ अदर लिगेंड विल डिपेंड अगेन ऑन द 18 इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ओके। वाई वी कॉल द बैंड सैंडविच, सैंडविच कंपाउंड्स में क्या होता है, कोई दूसरे लिगेंड प्रेजेंट नहीं थे, एक रिंग अपर लेयर में लाई कर रहा था, एक लोअर लेयर में, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट होने की वजह से स्टीरिंग क्राउडिंग अराउंड द मेटल एटम इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से 2 जो रिंग होती हैं वो प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, वो अपनी पोजिशन से थोड़ा बैंड हो जाती है और उनकी प्लेनरिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। So this is the classification of organometallic compound on the basis of cyclic ligands. नेक्स्ट इज द ट्रिपल डेकर। जो ये आपके मेटलोसिन्स या सैंडविच कंपाउंड्स होते हैं, इन्हीं में फर्दर क्लासिफिकेशन है। सैंडविच कंपाउंड्स होते हैं, अगर उनमें मोर देन 2 मेटल एटम प्रेजेंट होता है तो हम उनको ट्रिपल डेकर्स कहते हैं। ट्रिपल डेकर्स में क्या होता है कि जो 2 मेटल एटम होती हैं उनको उनके को जो ब्रिज कर रहा होता है वो एक कोई भी साइक्लिक पोलिनाइल लिगेंड जो होता है वो ब्रिज कर रहा होता है। यू कैन सी हेयर this is if we talk about only this unit, so this is your sandwich compound। ठीक है। बट इन दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है आपका,
आपके 2 मेटल एटम प्रेजेंट है, सो दिस इज ट्रिपल डेकर एग्जाम्पल. Why we call this is triple decker example? Because 3 ring are connecting the 2 metal atom, and 1 ring is present as a bridge between the 2 metal atom. That's why we call it triple decker. First, second and third. Okay. अभी हम बात करेंगे आज के लेक्चर में सिर्फ साइक्लिक पॉलीनाइल लिगेंड्स में से सीपी के बारे में. ठीक है, साइक्लोपेंटा डाइनाइल लिगेंड के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है C5H5 नेगेटिव. इस ग्रुप के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये ग्रुप होता है, और एक होता है कि आप इसका जो सब्सटीट्यूटेड फॉर्म होता है, इसका डेरिवेटिव फॉर्म होता है, दैट इज C5CH3 5. दिस इज मिथाइल सब्सटीट्यूटेड साइक्लोपेंटा डाइनाइल, दिस वन. ठीक है, सो हाउ द सीपी जो अनसब्सटीट्यूटेड होता है दिस फॉर्म होता है, उसको हम ओनली राइट करते हैं सीपी से, और जो सब्सटीट्यूटेड होता है उसको हम सीपी स्टार से लिखते हैं. सीपी स्टार इंडिकेट दैट योर सीपी इज योर साइक्लोपेंटाडाइनाइल इज इन द सब्सटीट्यूशन फॉर्म. ओके, सो दीज टू जो लिगेंड्स हैं, दीज आर हैविंग सम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. जो सीपी जो होता है आपका वो स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर नहीं है कंपैरेटिवली सीपी स्टार के. सीपी स्टार और सीपी में दिस इज स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर एंड वीक पाई एक्सेप्टर. दिस वन इज रिवर्स ऑफ दैट, दिस इज अ वीक कंपैरेटिवली, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, वीक सिग्मा डोनर एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर. रीजन बिहाइंड दिस इज दैट कि इसमें जो CH3 ग्रुप अटैच होता है वो थ्रू द इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, जो थ्रू द हाइपर कंजुगेशन ऑल्सो इंक्रीज कर देता है मेटल के ऊपर, रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जिससे रिंग क्या करती है अपने पाई इलेक्ट्रॉन को आसानी से मेटल एटम को डोनेट करती है. दैट्स व्हाई दिस इज स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर. व्हाई इट इज वीक पाई एक्सेप्टर? बिकॉज जो मेटल के जो रिंग है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज़्यादा होती है फ्रॉम द CH3, बिकॉज CH3 उसको डोनेट कर रहा होता है. दैट्स व्हाई इट इज़ वीक पाई एक्सेप्टर, और इन कंपेरिजन टू द अनसब्सटीट्यूटेड सीपी रिंग. अदर कंपैरिजन इसके बीच में क्या आता है कि एगोस्टिक इंटरेक्शन जो होती है वो सीपी स्टार में पॉसिबल नहीं हो पाता. एगोस्टिक इंटरेक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब कोई आपका इस तरह से लिगेंड है जिसमें CH बॉन्ड प्रेजेंट है, वो मेटल के साथ बॉन्डेड है, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो आपका मेटल एटम है उसके क्लोज विसिनिटी में जो हाइड्रोजन एटम आता है, वो क्या होता है, वो कार्बन के साथ भी बॉन्डेड होता है और साथ में वो मेटल के साथ भी इंटरेक्शन शो करता है. सो सच टाइप ऑफ जो इंटरेक्शन होती है दैट इज नोन एज द एगोस्टिक इंटरेक्शन. अब वो सीपी के केस में, नॉर्मल सीपी के केस में ये एगोस्टिक इंटरेक्शन पॉसिबल होती है, जिसकी वजह से जो अगर आप NMR लोगे कॉम्प्लेक्स का, तो उसमें जो है 5 प्रोटोनिक पीक्स आपको दिखाई देंगी, ड्यू टू द 5 प्रोटोन सिग्नल्स आपको दिखाई देंगे. लेकिन वहीं पे आप जब सब्सटीट्यूटेड आप अगर लेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि ये H जो है वो रिप्लेस हो जाता है CH3 से. अब सिर्फ मेटल से क्लोज विसिनिटी सिर्फ 3 डिस्टेंस तक का जो हाइड्रोजन है वो रख सकता है, और वो उसकी वजह से उसमें एगोस्टिक इंटरेक्शन पॉसिबल हो सकती है. जैसे ही मिथाइल सब्सटीट्यूटेड हम इसको कर देंगे, जो हाइड्रोजन है इस पे भी प्रेजेंट है, बट द डिस्टेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन टू द मेटल एटम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि अब इसमें एगोस्टिक इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता. जो तीसरा डिफरेंस होता है कि आपका जो CP स्टार है दैट इज मोर सोल्यूबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट कंपैरेटिवली टू द CP. सो आपका जो ये लिगेंड है वो कॉम्प्लेक्स में किसी भी तरीके से बॉन्डेड हो सकता है, अनसब्सटीट्यूटेड फॉर्म में भी और सब्सटीट्यूटेड फॉर्म में भी. नेक्स्ट पॉइंट इज द जो आपके नॉर्मल मेटल कार्बोनिल्स होते हैं या मेटल नाइट्रोसिल्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि हार्ड एंड फास्ट जनरली रूल का फॉर्मेशन करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल का, फॉर देयर स्टेबिलिटी. बट यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, सैंडविच कंपाउंड्स हैं, उनमें 18 इलेक्ट्रॉन का उतना ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ नहीं होती कि आपका कॉम्प्लेक्स सैंडविच कंपाउंड है और अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन होगा तो ही स्टेबल होगा. दैट इज़ नॉट इन दिस केस. जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाई दे रहे होंगे कि आपका यहाँ बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल वेनेडियम है, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल क्रोमियम है, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीज है, आयरन है, निकिल है. ठीक है, ऑल आर इसमें से सिर्फ आपका जो है आपका दिस वन, वेयर इज आयरन, दिस आयरन जिसको हम फेरोसिन कहते हैं, इट इज़ ओनली ओबेइंग द 18 इलेक्ट्रॉन रूल. इसके अलावा ये जो है
ये लेस देन 18 इलेक्ट्रॉन है और ये वाले जो है मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बट स्टिल दे आर स्टेबल, दे डोंट फॉलो द दे सो देयर इज नॉट एज इस टाइप की कंडीशन नहीं है कि जो 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा वही सैंडविच कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। और जो आपका मेटलोसिन कॉम्प्लेक्स में जो फेरोसिन है जो कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, दैट इज थर्मली स्टेबल, वो 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक स्टेबल हो सकता है। सारे मेटलोसिन्स में से सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है आपका फेरोसिन होता है, और वो एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज नहीं होता टिल द 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। और इसके अलावा जो कोबाल्टोसिन है वो एक 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। यू कैन सी हियर CP 2CP and cobalt. This is cobaltocene. Each CP carry, we use covalent method, then 5 electron donor. So 5 into 2 is equals to 10 plus 9 for cobalt valence electron. This is 9 electron species. So इसका हम बॉन्डिंग में देखेंगे कि why it is unstable, ये easily ऑक्सीडाइज फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में ये ज़्यादा स्टेबल रहता है, दूसरी स्पीसीज का ये रिडक्शन करा देता है। इसका रीज़न क्या है कि जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा दूसरी स्पीसीज को रिड्यूस करने में, और ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा देन दैट ऑफ द 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि 4D जो आपके न्यूट्रल सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस होंगे, यू कैन सी हियर न्यूट्रल सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस पे मतलब है कि उसमें कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ओरल सॉरी कोई चार्ज नहीं ओरल कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनमें वो जनरली वो होते हैं जिनमें मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। इफ मेटल इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट ओरल कॉम्प्लेक्स विल बी न्यूट्रल फॉर्म। अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर उस मेटल एटम में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +4 +5 चला गया, तो वो जो कॉम्प्लेक्स है वो सैंडविच फॉर्म में ना रख के बैंड सैंडविच फॉर्म वाला होगा। बिकॉज बैंड सैंडविच में हमने अभी देखा था जब हम उसको डिस्कस कर रहे थे कि बैंड सैंडविच में 2 रिंग के अदर देन वहाँ पे और लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, वो और लिगेंड जो होगा वो अनायनिक नेचर के प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करा देते हैं। आगे देखते हैं हम, जो 4D और 5D सीरीज ट्रांजिस्ट मेटल होते हैं वो डोंट फॉर्म द स्टेबल आइसोलेबल मेटलोसिन्स। स्टेबल आइसोलेबल मेटलोसिन से मतलब है कि खाली वो आपका सैंडविच कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, वो एक्सेप्ट देन रुदीनियम एंड द ओस्मियम मेटलोसिन्स। रुदीनियम और ओस्मियम जो होते हैं 4D 5D से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी ये अच्छे मेटलोसिन का फॉर्म स्टेबल मेटलोसिन का फॉर्मेशन करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि ये दोनों ही 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कराते हैं। इसके अलावा जो आपके 4D और 5D से जो मेटल एटम है वो सैंडविच का फॉर्मेशन ना करके वो बैंड सैंडविच का फॉर्मेशन करते हैं, वो हाइड्राइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। यू कैन सी द एग्जांपल हियर। बिकॉज ऐसा रीज़न इसका ये हो सकता है कि उनका जो साइज़ ऑफ मेटल एटम होता है वो बड़ा होता है, वो इजीली दूसरे लिगेंड को गेन कर सकते हैं, दैट्स वाई, और ये ऑलवेज हाइड्राइड फॉर्म में बैंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द मेटलोसिन इज दैट मेटलोसिन जो होते हैं वो आइदर आयोनिक और कोवेलेंट नेचर के हो सकते हैं। इसमें भी क्लासिफिकेशन है। जो मेटलोसिन जो होते हैं जो जनरली आपका 3D से बिलोंग कर रहे होते हैं, ठीक है, या जिसमें D ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, वो आपके स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। वो मेटलोसिन जिसमें आपका D ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, लाइक वैनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, वो सारे जो हैं वो CP रिंग के साथ में आपका स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो होता है ये लोग जो ये जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो स्लाइट पोलर नेचर भी कैरी करते हैं, बट इनका पोलर नेचर इतना ज़्यादा नहीं होता है कि ये वाटर में सोल्यूबल हो। तो इस टाइप के जो आपके ये वाले जो एग्जांपल्स हम यहाँ पे गिवन है ये हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं रिंग के साथ में, और पोलर स्लाइट पोलर नेचर है, बट ज़्यादा पोलर नेचर ना होने की वजह से ये वाटर के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं कर सकते, वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकते, ठीक है। वहीं पे आपके कुछ और आपके कंपाउंड्स ऐसे हैं जो मेटलोसिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं दीज आर आयोनिक नेचर, मतलब यहाँ पे जो रिंग और मेटल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, आयोनिक नेचर यहाँ पे ज़्यादा है, और ये हाईली पोलर हैं। इसी वजह से ये क्या करते हैं वाटर के साथ रिएक्शन भी देते हैं। दिस ऑल आर शोइंग द रिएक्शन विद वाटर एंड हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऐसा रीज़न क्या है कि इनके पास जो ये मेटल हमने यहाँ चूज़ किए हैं इनके पास वैकेंट डी और या कोई भी यहाँ पे डी ऑर्बिटल अवेलेबल ना होने की वजह से ये यहाँ पे इस तरह की बॉन्डिंग शो नहीं कर पाते हैं, ये आयोनिक रहते हैं, ठीक है।
पर्टिकुलर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें मेटलोसिन का, तो मेटलोसिन जो होता है वो पॉलीमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, कभी भी वो मोनोमर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहता है। सॉलिड स्टेट में वो पॉलीमेरिक फॉर्म में इस तरह से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कि जो आपका एक सीपी रिंग है वो 2 एमएन को ब्रिज कर रहा होता है। पर्टिकुलरली ये होता क्या है, 2 सीपी रिंग होती है एक मैग्नीज के अराउंड में, ये हो गया जैसे, फिर इसका ये दूसरा फ्रेगमेंट है जिसका एक सीपी रिंग दूसरे मैग्नीज को फ्रेगमेंट ब्रिज कर रहा है, ठीक है। अगेन आपका जो दूसरा यूनिट है ये है जिसमें अगेन मैग्नीज का एक रिंग जो है इस दूसरे मैग्नीज को ब्रिज कर रहा है। तो ये जो मैग्नेसिन है वो इस तरह से पॉलीमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है जब ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। Now we discuss the bonding in the metallocenes. This is more important and particularly हम यहाँ generally सारे examples discuss करेंगे bonding में। लास्ट में पहले हम यहाँ एमो डायग्राम क्रिएट करेंगे और उसमें हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो फेरोसिन का, कोबाल्टोसिन का, निक्लोसिन का सबका हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो जनरली इसकी बॉन्डिंग को भी हम 2 पार्ट में फर्स्टली डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्टली आपको यहाँ पे लिगेंड दिखाई दे रहा है और मेटल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम लिगेंड के बारे में डिस्कस करते हैं। लिगेंड आपका यहाँ पे Cp है यानी C5 एंड H5। सो हाउ द C5 H5 आपस में कनेक्टेड है, ये किस तरह का बॉन्डिंग शो कर रहे हैं ये देखते हैं हम। जो आपका C5H5 है इसमें क्या है, आपका ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन है, दिस कार्बन के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। कैसे बना रहा है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड तो ये अपने नियरेस्ट एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ फॉर्म कर रहा है, और तीसरा जो बॉन्ड बना रहा है वो हाइड्रोजन एटम के साथ बना रहा है बाय यूजिंग इट्स हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल, ओके। सारे कार्बन्स ऐसा ही कर रहे हैं, वो अपने 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसमें से 2 बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड वो एडजेसेंट कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करने के बाद बनाते हैं, और एक बॉन्ड जो बनता है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम की वजह से फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद ईच कार्बन एटम हैविंग एक pz सिंगली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ओके। दिस सिंगली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल लाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस रिंग, ठीक है। और ये जो रिंग है ये क्या करती है, आपको पता है एक मेटलोसिन में 2 रिंग प्रेजेंट होती है, 2 सीपी रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ईच सीपी रिंग, दिस सीपी रिंग हैविंग 5 एटॉमिक सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल एंड दिस आल्सो हैव 5 एटॉमिक ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड, ओके। सो यहाँ पे टोटल 10 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए हैं। ये 10 एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करती हैं, फर्स्टली तो क्या होता है कि ये वाला जो रिंग है ये अपनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या करता है, कंबाइन करता है। ये 5 ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगी। तो जब ये ओवरलैप करती हैं तो 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पे दूसरी सीपी रिंग की 5 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगी। जो यहाँ पे 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है वो उसका जो ऑर्डर होगा वो इस तरह से होगा। This one is your psi1 one orbital, this is your psi2 and psi3 degenerate form में, and this is your psi4 and psi5, ओके। जो psi1 होगा उसको हम ए से डिनोट करते हैं, जो आपका psi2 एंड psi3 है इस लेवल को हम E1 से टर्म आउट करते हैं, और जो आपका psi4 और psi5 तो सेट ऑफ पाई ऑर्बिटल्स है उसको हम E2 से नॉमिनेट करते हैं। ये जो E और A जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कराया है, ये पॉइंट ग्रुप थ्योरी में आप अच्छे से पढ़ते हैं कि जब 2 ऑर्बिटल होती है उसके लिए E यूज़ किया जाता है, 3 होती है उसके लिए T यूज़ किया जाता है, सिंगल ऑर्बिटल सेट के लिए A यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो आपका A है, जो आपका लोअर वन यहाँ पे जो बाई ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है उसमें कोई नोड नहीं होता, 0 नोड कैरी करता है ये। इसमें सिंगल नोड प्रेजेंट होता है और इन दोनों सेट्स में 2 नोड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। psi4 एंड psi5 आर डिजेनरेट, psi2 एंड psi3 आर डिजेनरेट एंड psi1 इज एक अलग पेयर है, इसमें मतलब इसको कोई पेयर नहीं मिल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है आपका जो आपका लोअर वन है psi1, दिस इज बॉन्डेड ऑर्बिटल, this psi2 and psi3 is non-bonding orbital and psi4 and psi5 is completely anti-bonding orbital, okay। in this manner यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। फिर क्या होता है
कि आपका ईच सीपी रिंग में जो ये 5 ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए हैं, जिनको हमने टर्म दिया है E1 और E2, ये क्या करती हैं, दूसरे सीपी रिंग के साथ में वहाँ पे भी जो E1 और E2 फॉर्म हो रहे हैं उनके साथ में ओवरलैप करती है, जिसको हम बोलते हैं लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती है बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड। ठीक है, आपस में ओवरलैप करती हैं और ये जो होती हैं 5 एक सीपी रिंग का मोलिकुलर ऑर्बिटल और 5 दूसरी सीपी का मोलिकुलर ऑर्बिटल कंबाइन करके 10 लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जिसमें से 10 में से कुछ जी रेड्स होती हैं, कुछ अनजी होती हैं। जो जी रेड ऑर्बिटल फॉर्म होगा उनके साथ हम जी लिखेंगे, जो अनजी रेड फॉर्म होगा उसके साथ यू लिखा जाएगा। जी रेड अनजी रेड भी अगेन ग्रुप थ्योरी का पार्ट है। अगर सेंटर सिमेट्री ऑफ इन्वर्जन अगर प्रेजेंट है आपके मॉलिक्यूल में उस ओवरलैपिंग के टाइम में, तो हम उसको कहेंगे जी रेड। और अगर ऑर्बिटल के उस ओवरलैपिंग के टाइम में अगर वहाँ पे अनसिमेट्री मतलब इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं था, दैट मीन्स दैट वाज अनजीरेड ऑर्बिटल फॉर्म होगा, जो फॉर्म होगा। ओके, नाउ जो आपके 10 लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए हैं, ये क्या करते हैं अपने जो मेटल के पास, अब हम मेटल के पास चलते हैं। मेटल के पास भी ऑर्बिटल्स होती हैं। मेटल के पास जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है विद द लिगेंड? एस, पी एंड डी। 1s, 3p एंड 5d। टोटल जो ऑर्बिटल्स होती हैं मेटल के ऊपर 9 ऑर्बिटल्स होते हैं। सो मेटल एटम की 9 ऑर्बिटल्स एंड द 10 लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल जो होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटलोसिन्स। सो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो लिगेंड है 2 सीपी रिंग्स, जिसमें आपने 10 लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन किया, ये आपका मेटल होगा जिसके पास 9 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये आपस में अगेन ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप वो ऑर्बिटल करेंगी जिनका सिमेट्री मैच कर रहा होगा। वो मैच कर सिमेट्री मैच करा के वो यहाँ पे इस तरह का 10 ये और 9 ये, ठीक है, ये ऑर्बिटल्स यहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगी। ये मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्स फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। जो मैचिंग होगा, जो फाइनल मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, मेटलोसिन्स ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, वो लिगेंड की 10 ऑर्बिटल और मेटल की 9 ऑर्बिटल, कौन सी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके फॉर्म होगा, वो डिपेंड करता है सिमिलैरिटी इन द सिमेट्री शेप। लिगेंड की जैसे 10 ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रही हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, लिगेंड की जो 10 ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रही हैं वो ये हैं। ठीक है, A1 2 सेट ऑफ E1, 2 सेट ऑफ E1U, 2 सेट ऑफ E2G एंड 2 सेट ऑफ 2EU, और एक सेट यहाँ पे एक सिंगल जो ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है दैट इज A2U। ठीक है, मेटल की जो 9 ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरह से हैं। ठीक है, उन 9 में से जो सिमेट्री जो होती है, जो इनकी ऑर्बिटल्स की जो सिमेट्री मैच कर रही है वो इस मैनर में मैच कर रही है। लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल का A1G की जो सिमेट्री है वो मैच कर रही है मेटल के S एंड DZ से। E1 जो 2 सेट हैं उनकी जो सिमेट्री मैच कर रही है DXZ एंड DYZ से। इसी तरह से बाकियों की एनर्जी इस मैनर में मैच कर रही है। ठीक है, सो जब ओवरलैपिंग होगा, जो फाइनल मेटलोसिन की मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होगी वो इनके साथ ओवरलैप करने से ही आपस में फॉर्म होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 10 लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल फॉर्म हुए हैं, कैसे फॉर्म हुए ये हम यहाँ एक बार देख लेते हैं। जो मैंने आपको बताया था, एक सीपी रिंग के पास 5 ऑर्बिटल मोलिकुलर ऑर्बिटल क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे दिस वन इज Psi1, ठीक है, जिसमें कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं था। और अगर आपका जो मेटल है उसमें जो 2 सीपी रिंग प्रेजेंट होती है, अगर दोनों सीपी में आप देखो ये रिंग जो है प्लेनर, जब हम इसको बनाएंगे तो आप सपोज करो कि ये वाला पार्ट है ये आपका नोटबुक के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, और ये जो है आपकी नोटबुक के ऊपर है, और ये वाला नेगेटिव लोब जो है नोटबुक से ऊपर है, और ये पॉजिटिव वाला लोब जो है नोटबुक से नीचे है। तो ये जो रिंग है ये तो आपका नोटबुक का एक प्लेन हो गया, और नेगेटिव वाला जो पोर्शन है वो नोटबुक के ऊपर प्रेजेंट है, और ईच लोब में जो पॉजिटिव पार्ट है वो नोटबुक के नीचे लाई कर रहा है। तो ठीक है, और यहाँ पे
बिल्कुल ऐसे आपका सीधी नोटबुक रखिए, फिर उसमें बीच में आपका मेटल एटम यहाँ प्रेजेंट होता है, फिर आपका दूसरा सीपी रिंग होता है, ठीक है। दूसरी सीपी रिंग में भी अगेन यहाँ पे जो रिंग है ये तो इस तरह से प्लेन में, नोटबुक के प्लेन में हो गई। आपके यहाँ पे लोब्स होंगे, ये नेगेटिव लोब अगर ऊपर है तो पॉजिटिव लोब नीचे होगा, नेगेटिव लोब ऊपर है पॉजिटिव लोब नीचे होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये स्ट्रक्चर होता है। अगर आपके दोनों सीपी रिंग का एक सीपी रिंग से हमने साइवन लिया, दूसरे सीपी रिंग का भी साइवन लिया, अगर एक सीपी रिंग का जो है साइवन जिसमें जो पॉजिटिव, ये आपका इसको मान रहे हैं जेड डायरेक्शन, ठीक है, ऊपर जो है ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन है जिसमें साइन जो है ऊपर की तरफ है, और साइन अगर नीचे की तरफ है रिंग में तो उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन जेड कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेटल के साथ में रिंग का पॉजिटिव लोब जो है वो नीचे की साइड है तो हम उसको कहेंगे प्लस जेड डायरेक्शन, ठीक है। आप देखो इस सीपी का यहाँ पे मेटल होगा तो इस सीपी का पॉजिटिव पार्ट मेटल के टुवार्ड्स है, और इस वाले सीपी का भी पॉजिटिव पार्ट जो है मेटल के टुवार्ड्स है। ये वाला जो साइन है वो नीचे है, नोटबुक के नीचे है। तो इस दिस मैनर क्या हो रहा है कि दोनों रिंग का सीप जो पॉजिटिव लोब्स हैं, जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो टुवार्ड्स द मेटल है, तो इसमें क्या होगा, एडिशन होगा। सीपी, एक सीपी की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल psi1 दूसरे सीपी की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लीनियर कॉम्बिनेशन शो कर रही है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरीके से हो सकता है, सब्सट्रैक्शन के थ्रू और एडिशन के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ द डायरेक्शन इज सेम तो यहाँ एडिशन हो रहा है, और एडिशन होके यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है आपका A1G, साई A1G, जो कि लीगेंड ग्रुप ऑर्बिटल है। जैसे ही यहाँ पे आपका वही सीपी का साई1 ही है, साई1 में लेकिन अब यहाँ क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपका, एक सीपी रिंग का तो पॉजिटिव डायरेक्शन टुवार्ड्स द मेटल एटम है और दूसरे सीपी रिंग का नेगेटिव जेड डायरेक्शन टुवार्ड द मेटल एटम है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, सब्सट्रैक्शन हो गया। सब्सट्रैक्शन से यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है दैट इज Psi A2U, दूसरा लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्म हो गया है। दिस इज 1, दिस इज 2। और इसकी सिमेट्री जो है, अगर हम बात करें, ये लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल क्रिएट हुए, यहाँ साइड में क्या है, मेटल ऑर्बिटल्स है, मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इस साई A1G की जो सिमेट्री है वो मैच करती है विद द सिमेट्री ऑफ S एंड DZ² ऑफ मेटल एटम, ठीक है। तो ओवरलैप जब होगा, जब मेटलोसिन का ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, तब साई A1G और मेटल एटम का S या DZ² ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप कर सकता है। इसी तरह से आपका एटॉमिक ऑर्बिटल सीपी रिंग में साई E1G फॉर्म हुआ था, दो डीजनरेट सेट वहाँ पे फॉर्म हुए थे साई E1G के। तो वो जो है आपस में जब उनका एडिशन होगा, एक सीपी रिंग का E1G और दूसरे सीपी का साई E1G जब ओवरलैप करके एडिशन होगा तो उनका यहाँ E1G का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा तब यहाँ पे E1Q का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसी तरह से वहाँ पे जो दूसरा सेट और फॉर्म हुआ था एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, वो कंबाइन करके एब्स्ट्रैक्शन करके अगर उनमें होगा तो यहाँ पे फॉर्म होगा आपका साई E1G एंड साई E1Q। फिर जब आपका कंबाइन करेगा साई 4, दोनों ऑर्बिटल्स का साई 4 अगर एडिशन होगा तो साई E2G फॉर्म होगा, ठीक है, साई E2G फॉर्म होगा। और अगर साई 4 में दोनों रिंग के में सब्सट्रैक्शन होगा तो साई E2U फॉर्म होगा, ठीक है। और साई जो फोर ऑर्बिट साई 4 के कॉम्बिनेशन से जो E2G फॉर्म हो रहा है उसका सिमेट्री मेटल के DXY से मैच करता है, और जो साई 3 के सब्सट्रैक्शन से E1U फॉर्म हो रहा है उसका सिमेट्री PX ऑफ मेटल से मैच करता है। जो साई 2 के सब्सट्रैक्शन से जो E1U फॉर्म हो रहा है उसका सिमेट्री जो है आपका PX से मैच करता है मेटल एटम के, ठीक है। और जो आपका साई 2 के एडिशन से फॉर्म हो रहा है E1G, उसका सिमेट्री DYZ ऑफ मेटल से मैच करता है, ठीक है। अब ये ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स के लिए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि दिस साइड इज द लिगेंड ऑर्बिटल, ये लिगेंड ऑर्बिटल्स हैं और ये मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। अब मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल को भी हमने नाम दिया है, ठीक है।
पी जो ऑर्बिटल हैं मेटल के पास में, उनमें जो है आपका जो आपका एक ऑर्बिटल है उसको हम कह रहे हैं A2U, और आपकी दो ऑर्बिटल्स है, सपोज ये P आपका PX है, दिस इज A2U, और आपका जो P Y एंड Z है वो E1U है। ठीक है, ऐसे ही आप हम यहाँ पे S को नाम दिया है, यहाँ पे हम नहीं देते, ऑलरेडी गिवन होता है, सिमेट्री को देख के बताया जाता है। जो S होता है वो A1G है। ठीक है, और क्योंकि S में सिंगल ऑर्बिटल होती है उसके लिए A वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, A टर्म यूज़ किया जाता है। और जो D होती है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, जिसमें से सिंगल के लिए A1, फिर आपका 2 सेट है उसके लिए 2 ऑर्बिटल सेट, इसके लिए E1G, और दूसरी 2 सेट के लिए E2G यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अब ये कंबाइन करेंगी लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स के साथ में। तो अब लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल जो हमने 10 क्रिएट किए थे उनका एनर्जी ऑर्डर ये है। A1G और A2U की एनर्जी सेम होती है, डीजनरेट है। E1G और E1U की एनर्जी सेम है। E2G और E2U की एनर्जी सेम है। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए A1G ऑफ लिगेंड मैच करेगी A1G ऑफ मेटल से ही। ठीक है, जो भी यहाँ पे सिमेट्री है वो इधर वाली सिमेट्री से ही मैच करेगी। तो A1G जब मेटल की साइड से देखा जाता है तो यहाँ पे A1G की एनर्जी ये है, और मेटल के साथ में A1G की एनर्जी ये है। बहुत द डिफरेंस। अब ओवरलैपिंग के लिए सिमेट्री के साथ साथ में जो दूसरा फैक्टर देखा जाता है अच्छी ओवरलैपिंग के लिए, दैट इज द एनर्जी। सिमेट्री मैच करने के साथ साथ एनर्जी भी मैच करना चाहिए ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स का। तो दिस गैप इज़ वेरी हाई, तो क्या होता है A1G से और इस A1G से मिलके एक ऑर्बिटल A1G क्रिएट तो होती है, बट उसमें जो क्या होता है मेटल का A1G का एक्सटेंट बहुत कम होता है। तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्डेड जो ऑर्बिटल क्रिएट हो रही है उसमें ज़्यादा कैरेक्टर 95 या हम कहें 75 अबोव से उसमें जो कैरेक्टर होता है वो लिगेंड बेस्ड कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिगेंड बेस्ड ऑर्बिटल A1G का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद आप देखोगे A2U। A2U इस साइड में कहाँ प्रेजेंट है, P ऑर्बिटल को A2U कहा जा रहा है, ये वाली P ऑर्बिटल को। बट द डिफरेंस एनर्जी लिगेंड की A2U और मेटल की A2U में बहुत लार्ज डिफरेंस है, दे कांट ओवरलैप। सो ये ओवरलैप ना होने की वजह से लिगेंड के पास जो ऑर्बिटल है A2U दैट इज रिमेन्स नॉन बॉन्डेड। ओके, और इसके साथ में A1G के साथ में दिस इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म हुआ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग भी फॉर्म होगा यहाँ पे, दिस वन A*1G, ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये दोनों यूज हो गए। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर पे चलते हैं, दिस इज E1G एंड E1U। E1G को देखते हैं पहले। E1G मेटल डी सेट में यहाँ पे प्रेजेंट है। ये E1G और इस E1G में बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन एनर्जी नहीं है। ठीक है, सो ये ओवरलैप करती है और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है इनके बीच में, और 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया है, 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे भी। लेकिन जो ये ऑर्बिटल है वो टुवार्ड्स ये वाला और ये वाला की एनर्जी कम है, और इसकी एनर्जी लार्ज है। तो यहाँ पे जो एक्सटेंट होगा इस पर्टिकुलर जो नई ऑर्बिटल क्रिएट हुई है उसमें ज़्यादा जो एक्सटेंट होगा वो लिगेंड ऑर्बिटल का आएगा। सो ये लिगेंड बेस्ड ऑर्बिटल क्रिएट होगा यहाँ पे भी E1G। नेक्स्ट जो आपका है आपका यहाँ पे इसी में E1U प्रेजेंट था। E1U देखें तो यहाँ पे प्रेजेंट है मेटल का। सो अगेन यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस लार्ज क्रिएट हो रहा है। स्टिल यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा और ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, जो कि बॉन्डेड रहेगी। बट अगेन दिस ऑर्बिटल इज लिगेंड बेस्ड ऑर्बिटल। जो नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी है वो लिगेंड बेस्ड ऑर्बिटल है, मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फील होंगे वो लिगेंड के थ्रू होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है आपका E2G और E2U। E2G जो है यहाँ पे मेटल की इस E2G से ओवरलैप करेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगेन E2G बॉन्डेड E2G का फॉर्मेशन होगा। बट यू कैन सी द जो नई ऑर्बिटल फॉर्म हुई है उसका और मेटल की E2G का गैप जो है एनर्जी का वो कम है, और जो लिगेंड की E2G का गैप है वो ज़्यादा है। सो दिस जो नई ऑर्बिटल फॉर्म हुई है दैट इज मेटल बेस्ड E2G ऑर्बिटल फॉर्म। नेक्स्ट इस E2G बॉन्डिंग के रेस्पेक्ट में आपका एंटी बॉन्डिंग E2G भी फॉर्म होगा। एंटी बॉन्डिंग जो है उसका एनर्जी है वो लिगेंड के एनर्जी के क्वाइट सिमिलर है, तो उसमें जो एक्सटेंट होगा एंटी बॉन्डिंग में वो लिगेंड का ज़्यादा होगा, मेटल का कम होगा। और फिर आपका आता है E2U। जो E2U है आपका वो देखिए कहाँ पे प्रेजेंट है। E2U कोई प्रेजेंट ही नहीं है मेटल के ऊपर, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ही प्रेजेंट नहीं है। सो E2U विल नेवर overlap with the any other metal orbital, it remains non bonded।
ठीक है। सो इस तरह से आपके ऑर्बिटल साइट क्रिएट होते हैं। आप देखोगे तो नीचे जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं उनमें जो है लिगेंड का एक्सटेंट ज़्यादा है ओवरलैपिंग का, वो लिगेंड बेस्ड ऑर्बिटल्स हैं। और यहाँ तक ये वाली, ठीक है। बीच में जो आती है वो मेटल बेस्ड ऑर्बिटल्स है। फिर जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो अगेन वो लिगेंड बेस्ड ऑर्बिटल होती जा रही है, एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल होती जा रही है। सो दिस इज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। अब आप देखोगे यहाँ पे तो आपका सीपी जो रिंग है, सीपी है, एक सीपी जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है इफ़ यू टॉक अबाउट द आयनिक मेथड। सो यहाँ पे जो नीचे ऑर्बिटल्स आप देखो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर यानी टोटल इलेक्ट्रॉन 12 होंगे। कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म होगा, मेटलोसिन जब फॉर्म होगा तो 6 फ्रॉम दिस एंड 6 फ्रॉम दिस, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लिगेंड बेस्ड है, यहाँ पे लिगेंड इलेक्ट्रॉन फिल करेगा इन ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 E1U तक यहाँ पे आपके 12 इलेक्ट्रॉन लिगेंड ने फिल कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो बाय द लिगेंड जो है आपका वो फिल करेंगे, 2 CP के इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। उसके बाद जो आपके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ फिल किए जाएंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ पे? E2G, A1G और E1G स्टार में, ठीक है। यहाँ पे ये जो 3 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं ये हैं मेटल बेस्ड सेट हैं। यहाँ पे मेटल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल के थ्रू डोनेटेड किए जाएंगे, ठीक है। जो आपका E2G है वो मेटल की dx² - y² dxy को कैरी करता है। A1G जो है वो dz² के लिए कॉरस्पॉन्ड है और E*1G जो है वो आपका dxy dyz ऑर्बिटल को के कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया। अब सपोज हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कराते हैं। सपोज हम मेटलोसिन में जो हमारा एग्जांपल ले रहे हैं, फेरोसिन ले रहे हैं, तो फेरोसिन में क्या हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन देखते हैं हम कितना है फेरोसिन में, FeCP2। CP के हमने देखे 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम आयनिक मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आप मेटल के इलेक्ट्रॉन वो लोगे आफ्टर द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब CP2 है यानी ईच CP कैरिंग -1 चार्ज, तो मेटल के ऊपर आ गया +2 चार्ज। अब +2 चार्ज फॉर्म में मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इन 3 सेट में फिल करे जाएंगे, E2G में, A1G में एंड E*1G में। तो आपका यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ये dz² या फिर कहें A1G, और इसको थोड़ा और जूम आउट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फिल हो गए। उसके बाद आपका आयरन के 6 इलेक्ट्रॉन है वो हम यहाँ फिल करेंगे, 1 2 3। अगेन हम नीचे आएंगे, 4 5 6। ऊपर नहीं जा रहा है बिकॉज दिस गैप इन दिस पर्टिकुलर केस इज़ वेरी लार्ज। सो यहाँ पे हाई स्पीड ना जाने के, ये वाला गैप दोनों के बीच में कम था, तो हमने यहाँ पे पहले सिंगली फिल्ड किया E2G को, फिर A1 में गए, फिर पेयरिंग स्टार्ट किया है। लेकिन यहाँ पे जो ये गैप है A1G से लेके और E*1G का, वो गैप बहुत ज़्यादा लार्ज है, इसीलिए ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। पहले नीचे वाले फिल होंगे देन ऊपर जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। और यहाँ पे 6 ही बॉन्डिंग ऑर्बिटल स्पेस अवेलेबल था, 6 इलेक्ट्रॉनिक आयरन के पास थे, वो फिल हो, एंटी बॉन्डिंग में जाने के लिए एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। सो यू कैन सी हेयर सारे इलेक्ट्रॉन्स इन द केस ऑफ फेरोसिन जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया, और यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए। दैट्स वाई द फेरोसिन इज हाईली स्टेबल, और ये 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक भी स्टेबल होता है। एयर की प्रेजेंस में भी ये इसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता, हो जाता है बट आसानी से नहीं होता, बिकॉज अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा इट मीन्स इट कन्वर्ट 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसका एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द A1G विल रिमूव आउट फॉर द ऑक्सीडेशन और दूसरी स्पीसीज का रिडक्शन कराने के लिए इन प्रेजेंस ऑफ एयर। सो उससे क्या होगा, ये 18 से 17 में चला जाएगा, और 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इज स्टेबल और 17 इज लेस स्टेबल, तो ये स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाएगा। अगर इसमें ऑक्सीडेशन हुआ तो कोई भी स्पीसीज नहीं चाहेगी कि उसका वो स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी में जाए। सो उसका जो ऑक्सीडेशन है वो बहुत रेयरली पॉसिबल है, एट हाइयर टेम्परेचर पे ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोबाल्टोसिन। कोबाल्टोसिन इज अ 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। सो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन अगेन फ्रॉम द लीगेंड। सो यहाँ तक 12 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो गए फ्रॉम द लीगेंड। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचे कितने? 7। सो 7 यहाँ तक
ठीक है, आपका A1G तक 6 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर चुके होंगे, 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, आपका एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, ठीक है। सो कोबाल्टोसिन कैरिंग हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल इज E*1G, ठीक है। सो अगर अब इसमें ऑक्सीडेशन कराना होगा, ठीक है, तो क्या करेगा ये, यहाँ अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा फ्रॉम द एंटी बॉन्डिंग, या फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग में हो रहा है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। रिमोल अगर हम इसमें से कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन में। सो ये स्पीसीज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन जो होती है हाईली स्टेबल होती है, बिकॉज आफ्टर द ऑक्सीडेशन इट कैन कन्वर्ट इनटू द 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, दैट इज स्टेबल स्पीसीज। सो इसमें ऑक्सीडेशन फास्ट होगा, फेरोसिन में ऑक्सीडेशन स्लो होगा, बहुत कंडीशन हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी तब उसमें होगा, बिकॉज वो स्टेबल से अनस्टेबल में कन्वर्ट होने जा रहा है। ओके, एनर्जी ऑर्डर जो यहाँ पे होगा, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म हुई है उसमें आपको एनर्जी ऑर्डर दिखाई दे रहा होगा। एनर्जी ऑर्डर क्या होगा आपका, E*1G हाइयर एनर्जी का होगा, देन A1G होगा, एंड देन आपका E2G होगा। रीजन बिहाइंड दिस इज क्या है कि आपका जो E2G में ऑर्बिटल आ रही है वो आ रही है x² - y एंड dxy। तो जब लीगेंड की और मेटल की ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करती है तो उस केस में क्या होता है, लीगेंड की और मेटल की जब E2G कंबाइन करती है तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो लोब्स होती हैं उनकी बिल्कुल ऊपर नीचे ये लाई नहीं करती। जो d² y² होती हैं वो एक्सिस से बाहर की तरफ लाई करती हैं, जिससे उनमें रिपल्शन होने के चांसेस, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्शन होने के चांसेस कम होते हैं। दैट्स वाई एनर्जी ऑफ E2G इज लेस। उसके बाद जो आता है आपका A1G, उसमें जो आपका ऑर्बिटल होती है मेटल ऑर्बिटल, दैट इज ऑफ DZ²। DZ² की जो लोब्स होती है वो सिंगल लोब होता है, वो कहीं ना कहीं मेटल की जो लीगेंड की जो लोब्स हैं उनके साथ में रिपल्शन शो करती है, क्वाइट रिपल्शन शो करती है, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें थोड़ा सा रिपल्शन होने की वजह से उसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है। E1G स्टार में जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है मेटल की वो होती है DXY एंड DYZ, और इन ये जो लोब्स होती हैं वो बिल्कुल लीगेंड के लोब्स के साथ ओवरलैप कर रही होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है इनमें रिपल्शन हाई होता है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी भी हाई होती है। सो ये एनर्जी ऑर्डर जो है वो भी आपको याद रखना है। कई बार कॉम्पिटिशन में जो होता है उसमें ये ऑर्डर ही पूछ लिया जाता है कि मेटलोसिन्स में जो एनर्जी ऑर्डर होता है ऑर्बिटल्स का वो बताइए, तो आपको ये याद रखना है। याद तो आपको शुरू से ही रखना है एंड से लेके अब तक, लेकिन ये वाला जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज द बॉन्डिंग इन द मेटलोसिन्स। जो मेटलोसिन फॉर्म होते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैरिंग मेटलोसिन्स जो भी फॉर्म होंगे वो अगर 3D सीरीज़ के हैं तो वो सारे आइसोमर्फस हैं, मीन्स उनके स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। सपोज आपका वेनेडोसिन की अगर हम बात करें तो वेनेडियम बीच में लाई करेगा, 2 CPU अप एंड डाउन लाई करेंगे, ठीक है। वैसे हम कोबाल्टोसिन की बात करें तो अगेन कोबाल्ट इज मिडिल लेयर में प्रेजेंट है, अपर लेयर और लोअर लेयर में क्या है आपका CP रिंग प्रेजेंट है। सो 3D सीरीज़ के जितने भी CP रिंग कैरिंग जो भी मेटलोसिन्स हैं वो सारे क्या हैं, आइसोमॉर्फ हैं, सिमिलर इन नेचर हैं, और उनका जो है मेल्टिंग पॉइंट भी होता है वो क्वाइट सिमिलर होता है। 167 से 174 के बीच में ये जो आपके 3D सीरीज़ के जो मेटलोसिन्स हैं ये वाले, ठीक है, इन सब का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 167 से लेके 174 के बीच में लाई कर रहा है, तो सिमिलर सा मेल्टिंग पॉइंट होता है सबका। और जो होते हैं यहाँ पे जो आपका आयरन को छोड़ के जो आपका आयरन केयरिंग मेटलोसिन है, फेरोसिन जो है वो डायमैग्नेटिक स्पीसीज है 3D सीरीज में, और उसके अलावा जो भी सारे अदर देन द फेरोसिन जो भी मेटलोसिन है वो सारे पैरामैग्नेटिक इन नेचर आते हैं। ये आप कर सकते हो आसानी से। आपको क्या याद रखना है, नीचे वाला ऑर्बिटल जो सेट होगा वो सारा 12 ऑर्बिटल जो है वो 6 ऑर्बिटल जो है मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ फेरोसिन जो फॉर्म हुई है वो लीगेंड का इलेक्ट्रॉन कैरी करेंगी, ठीक है। 2 CP रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेंगी यहाँ तक, ठीक है। तो हमें इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें डिफरेंट मेटलोसिन्स में हमें ये याद रखना है कि किस में जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है। तो ये तो सब में सेम रहेगा क्योंकि सब में 2 CP रिंग प्रेजेंट है, 12 इलेक्ट्रॉन सब में सेम फिल होंगे। यहाँ पे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस आएगा E2G में, A1G में और E*1G में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन कौन से यूज़ होंगे, मेटल वाले, और सारे कॉम्प्लेक्स में अलग अलग मेटल है, मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है तो उनके इलेक्ट्रॉन्स भी अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड होगा। तो हमें ये 3 जो ऑर्बिटल्स हैं इनका एनर्जी ऑर्डर याद रखना है,
और अब हम देखते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन है पर्टिकुलर मेटलोसिन में वो क्या होगा। दिस इज़ वैनिडोसिन। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 15 आ रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स के लिए, जिसमें से 12 आप मान के चलो कि आपके किसके हैं, लिगेंड 2 CP रिंग्स के हैं। उसके बाद ईच ये जो है, अगर हम CP को नेगेटिव मान के चल रहे हैं, आयोनिक मेथड से काउंट कर रहे हैं, तो ईच मेटल एटम इन दिस सीरीज इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो वैनेडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, अगर ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 बच गए। ठीक है, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फिल होंगे, जो भी हमने 3 सेट ऑफ ऑर्बिटल देखा है, E2G, A1G एंड E*1G। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगेन मैंने कहा था इनका एनर्जी सेम है, तो 1 2 एंड 3 इस तरह से फिलिंग करेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स थे तो फिल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन वो आएगा वो क्या आएगा, E2G2 एंड A1G1 एंड E*1G इज 0। ठीक है, और तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्टेट में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दिस इज पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। और मैग्नेटिक मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इसका याद करने की जरूरत नहीं है, 3.84 होगा, और कलर इसका पर्पल होता है। ठीक है, जैसे जैसे नीचे आओगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ता चला जाएगा। क्रोमोसिन जो है इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वैन क्रोमियम इज प्रेजेंट +2, तो आप इसमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो है आपका इस तरह से 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो गया E2G3 A1 1। ठीक है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन हो गए 5, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग होता है बाकी सारे मेटलोसिन्स के। यहाँ पे जो होता है कि आपका एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ठीक है, सब्सटीट्यूटेड अगर CP यूज कर रहे हो तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, पहले नीचे वाले 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, देन इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। और अगर आपका क्या है, आपका अनसब्सटीट्यूटेड CP रिंग है विद द मैग्नीज, तो आपका 5 इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फिल्ड होंगे 5 ऑर्बिटल्स में, एंड देन पेयरिंग स्टार्ट होगा। बिकॉज इसमें होते ही 5 इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ यहाँ पे सिंगली फिल्ड होते हैं, और ये हाईली पैरामैग्नेटिक जो होता है मेटलोसिन होता है। सब्सटीट्यूटेड है तो पेयरिंग होगा, सब्सटीट्यूटेड अगर हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, E2G 1 2 3 4 और 5, E2G4 A1। ठीक है, ये होगा इफ CP इज इन स्टार फॉर्म, और उस केस में इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा। इफ CP इज अनसब्स्टिट्यूटेड देन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 5। ओके, अगर हम बात करते हैं तो जो मैग्नीनोसिन है या फिर कोबाल्टोसिन है, निक्लोसिन है, इनमें इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। सो अगर यहाँ से अगर हम इन्हें इनका इलेक्ट्रॉन रिमूव कराएंगे, ऑक्सीडेशन अगर इनका हुआ किसी रीज़न से, तो उस केस में चेंज इन बॉन्ड लेंथ आपको दिखाई देगा, जो इसकी ऑक्सीडाइज स्पीसीज बनेगी उसमें और इसकी बॉन्ड लेंथ में जो आपको चेंज दिखाई देगा। CP और MN की जो बॉन्ड लेंथ होगी और इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या होगा, CPMN पॉजिटिव, वहाँ पे CP और MN के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी दैट विल बी चेंज, बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो एंटी बॉन्डिंग में से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो रहा है एंटी बॉन्डिंग में से जा रहा है, एंटी बॉन्डिंग में से जा रहा है। लेकिन जो आपके वैनिडोसिन है, क्रोमोसिन है और फेरोसिन है, इनमें इनकी ऑक्सीडाइज फॉर्म में और इस फॉर्म में इनकी ऑक्सीडाइज फॉर्म इस तरह से होगी, V पॉजिटिव, CP2 CR पॉजिटिव, CP2 Fe पॉजिटिव, ये इनकी ऑक्सीडाइज फॉर्म्स है। इनमें जो है बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस नहीं मिलेगा इसमें और इसमें, बिकॉज इसका रीज़न क्या होगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाने वाला कौन सा होगा, A1G से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें भी A1G से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें A1G से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल से जा रहे हैं, और जो बाकी जो बच गए मैंने बताया था, इसमें और इसमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो दैट्स वाई इनमें इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में से जा रहा है, तो चेंज इन बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल से जा रहा है, सो वहाँ पे चेंज इन ऑर्बिटल ऑब्जर्व होगा इन द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। So with this from my side the topic metalocene is almost covered, so I'm going to give a brief summary of the topic। यहाँ पे आज हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि साइक्लिक पॉलीइन कॉम्प्लेक्सेस कैसे फॉर्म होते हैं, साइक्लिक पॉलीइन लिगेंड कौन कौन से होते हैं,
वहाँ पे हमने देखा कि साइक्लिक पॉलीन लिगेंड को कैरी करने वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को हम 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन देखा सैंडविच, हाफ सैंडविच, बेंड सैंडविच। हाफ सैंडविच हमने देखा 2 रिंग्स वहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्लेनर रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होगा, बीच में मेटल स्टैगर्ड होगा। हाफ सैंडविच में हमने देखा एक रिंग प्लेनर रिंग प्रेजेंट होगा और जो अदर लिगेंड वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। बैंड सैंडविच में देखा हमने 2 रिंग प्रेजेंट होगा, लेकिन दोनों रिंग का प्लेनरिटी